नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एसपी लर्निंग पॉइंट। व्यूवर्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास हमने शुरू कर रखी है, जिसमें दो क्लासेस या दो लेक्चर हो चुके हैं। पहली क्लास या फर्स्ट चैप्टर में हमने अतीत के स्रोतों के बारे में जाना, बीसी और एसी जैसी तिथियों के बारे में जाना, और इंडिया का नाम भारत कैसे धीरे धीरे बढ़ा, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने जाना था। और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा कि आरंभिक मानव को दूसरे स्थानों पर आने जाने की क्यों जरूरत पड़ती थी। भोजन संग्रह के लिए। जब भोजन एक जगह पर एक तो उसके कई कारण बताए गए थे कि एक तो जलवायु जब भी चेंज होती थी तो उनको जलवायु के हिसाब से स्थान या पौधे, मतलब जो पौधे होते थे उनके फल वगैरह जो आते थे तो उस हिसाब से उनको स्थान चेंज करने पड़ते थे। और जैसे एक जगह पर खाने पीने की चीज़ें जब समाप्त हो जाती दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ता। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके थे। और हमने पढ़ा था पूरा स्थल के बारे में कि पूरा स्थल क्या होता है, कि वह स्थान जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, और इसके अतिरिक्त पाषाण औजारों का निर्माण, आग की खोज, ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए थे चैप्टर 2 में। तो आज हम चैप्टर 3 को समराइज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करवाए जाएंगे, लेकिन अगर डिटेल में ज़्यादा पढ़ा जाता है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। भोजन के बारे में बताया जाएगा, संग्रह से उत्पादन तक कि कैसे उसका संग्रह किया जाता था, कैसे भंडारण किया जाता था, और कैसे उसका उत्पादन धीरे धीरे शुरू हुआ। तो ये जो ऊपर दिया गया रेणुओं का भोजन, ये एक इंट्रो टाइप है और इसका कोई महत्व नहीं है उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और इसलिए हम देखते हैं कि किसान जो है किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि सभी तरह की जो खेती होती है, सभी तरह की जो फसल होती है, वो हर स्थान की जलवायु के हिसाब से वहाँ पर उगाई जाती है। जो जहाँ पर जलवायु होती है, कुछ फसलें ऐसे होते हैं जैसे धान हो गया, जौ हो गए, तो इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पानी की अधिकता होती है वहाँ पर धान और जौ लगाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पशुओं के बारे में बताया गया कि जो पशु सूखे और पहाड़ी इलाकों में रह सकते हैं वो वहीं पर उन्हीं को पाला जाता है, उन्हीं को पालतू पशु के रूप में रखा जाता है। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण कैसे होता है, उनका पौधे कैसे निकलते हैं उनसे। तो ये सारी पौधों की देखभाल करनी शुरू कब कर देनी चाहिए, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा कैसे होगी, ये ताकि वे ठीक तरह से बढ़ सके और पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे जो आरंभिक मानव थे वो किसान बन गए, जब उनको इन सारी बातों का पता चला या उन सारी बातों का उन्होंने खोज की। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, यानी चारा रख देते थे और उनको आकर्षित करते थे ताकि वो उस चारे को खाए और उन पशुओं को पालतू बना ले। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले जो इनका आरंभिक मानव ने जो पालतू जानवर बनाया वो क्या था, कुत्ता था। कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे, यानी जो चीज़ वो खाते थे वो वहाँ रखते थे ताकि वो वहाँ आए, उनको आकर्षित करे और एक पालतू जानवर के रूप में उनको रखना शुरू करे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जानवरों
कि आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। तो इस तरह उन पशुओं का नेचर उनको पता चल गया, और उनका कि उनको क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बारे में पता चली, और धीरे धीरे उनको पशु पालक की तरफ वो आगे बढ़े, यानी पशुपालक बन गए, पशुओं को वो पालने लगे। अब आगे है बसने की प्रक्रिया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो ये जरूरी है, बसने की प्रक्रिया का नाम किसे दिया गया? तो पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों व जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है, यानी ऐसी फसल उगाते थे जिसमें बीमारी कम लगती थी। ऐसे पशु, ऐसे जानवरों को पालतू बनाते थे जिनकी बीमार होने की कम संभावना होती थी, और साथ ही ऐसा अनाज उगाते थे जिसकी मजबूत डंठल होते थे, जिसमें से ज़्यादा अनाज निकलता था, ताकि उस अनाज को भंडारण कर सके और आगे वो बीज के रूप में काम दे सके, यानी फिर से उगाने के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता था। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, और आगे पशुओं की प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था तो आमतौर पर अहिंसक होते, यानी जिनसे उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होता था। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे अलग होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े दांतों और बड़े सींगों वाले जो जानवर होते हैं उनसे नुकसान होने का ज़्यादा भय रहता है। तो बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, और करीब, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। बचने की प्रक्रिया क्या होती है और वो कब शुरू हुई? यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है। कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे पहली फसल थी, प्राचीन फसल थी, वो क्या थी? गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरियां थे। सबसे पहला जो जानवर पालतू बना था वो कुत्ता था, और उसके बाद भेड़ और बकरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान से देखना है। अब आगे बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली की। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, समय लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। इसलिए अब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था, क्योंकि जब पौधे उगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, उसकी प्रक्रिया का पता चलेगा, तो इसके लिए उनको एक जगह पर टिक के रहना पड़ा लंबे समय तक। भोजन, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम उसमें शामिल थे। जब किसी बीज को बोते हैं तो वो कब फसल बनेगी, कब विकसित होगी, कैसे सिंचाई करनी है, कैसे इसमें से खरपतवार हटानी है, जानवर और चिड़ियाओं से उसकी रक्षा कैसे करनी है, ये सारे काम फसल के अंदर ही आते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज और भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना पड़ता था। अनाज का प्रयोग क्योंकि भोजन के रूप में भी किया जाता था पूरा साल भर, और उसको बीज के रूप में भी संग्रह किया जाता था, ताकि अगले साल उन्हीं दिनों में उसी वातावरण के अनुसार, उसी प्रकृति के अनुसार, उसी समय के अनुसार उस बीज का रोपण किया जा सके। दोनों ही रूपों में बचा कर रखना जरूरी था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो कैसे उसको संग्रह करके रखते थे? बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। किसके लिए? भोजन के, अनाज के संग्रह के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गई, या फिर जमीन में गड्ढा खोद कर उस भोजन का संग्रह किया गया, यानी उस अनाज का संग्रह किया गया, ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल खाने और रोपण के लिए फिर से किया जा सके।
आगे है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। कैसे कैसे जानवरों को खाद्य भंडार कहा गया? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, तो भोजन का एक अच्छा स्रोत बन जाता है दूध। तो ऐसे कहा गया कि जो जानवर है चलते फिरते खाद्य भंडार है, क्योंकि जब जानवरों की देखभाल की जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनको पालतू के रूप में रखा जाता है, तो उनसे दूध प्राप्त होता है। जो दूध है वो भोजन का एक अच्छा खासा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हम इन्हें मांस भी मिलता है। तो दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका बनता चला गया। तो लोग खेती करने लगे और पशु पालने लगे, और उसको भी भोजन का एक तरह का संग्रह का एक तरीका बनता चला गया, वो पशुपालन भी। तो आगे देखते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो, क्या तुमने कई नील वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें प्रत्येक बिंदु किस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे एक तालिका दी गई है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से अनाज और कौन कौन से पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ये दी गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी जो है बड़े ही ध्यान से पढ़ना भी है इसको और याद भी रखना है। जैसे गेहूं जो, भेड़ बकरी मवेशी। गेहूं जो ये तो क्या है, फसल है, और दूसरे क्या है, मवेशी हैं। कि उनकी हड्डियां वहां पर मिली और उनसे पता चला कि ये जो जानवर हैं वहाँ पर इनका मांस खाया जाता था और इनको पालतू जानवर के रूप में पाला जाता था। तो मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े कहाँ मिले? कोलीडलवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, जो कि प्रयागराज है आज का। आगे है चावल मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश है। गेहूं और दलहन कहाँ पर उगाई जाती थी? गुफ्रकाल, आधुनिक कश्मीर। गेहूं और दलहन, कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी, ये सारे मिले ब्रुजहोम, आधुनिक कश्मीर। तो इस तरह से ये जो सारे स्थान है ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में जरूर। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन यानी टिककर रहने का जीवन कब शुरू किया आरंभिक मानव ने? पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर, पुराने जो स्थल थे वहां पर झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं। जैसे कि ब्रुज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना कि क्या कहा है यहाँ पर बताया गया है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि ब्रुज होम वर्तमान कश्मीर में है, वहां पर गड्ढे के नीचे घर बनाते थे लोग, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि गर्तवास किसे कहा जाता है, या फिर ये लिख देंगे कोटेशन कि ब्रुज होम जहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता था। ये गर्तवास की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। गर्तवास किसे, तो जो घर गड्ढे के नीचे बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उसमें ठंड और उन लोगों को ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब आगे देखते हैं, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण काल युगीन उपकरणों से अलग हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। क्योंकि उस युग के जो पाषाण के औजार थे पुरापाषाण युग के,
उनका जो डिज़ाइन था और इन औजारों में जो अब मिले हैं इनके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अलग थे ये, तो इसलिए इन्हें नवपाषाणी युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग और लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाणी के पुरातत्वों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण यानी उन पर सजावट की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, यानी भोजन का संग्रह करने के लिए या कोई चीज़ रखने के लिए बर्तनों का उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए तो इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर समय एक साथ ही आ गए होंगे कि ये जो परिवर्तन आए हैं उनके समाज में या उनके रहन सहन में, क्या ये एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब आगे देखते हैं उनके रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं। इन्हें जनजाति कहते हैं। अब ये जरूरी है पॉइंट कि जनजाति किसे कहा जाता है। जनजाति किसे कहा जाता है। अब आगे देखते हैं जनजाति। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे के, ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, यानी कुछ लोग मिलकर, किसान और पशुपालक जो थे वो मिलकर रहते थे। इन्हें जनजातियों का नाम दिया जाने लगा। आगे है जनजाति। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। यानी महिलाएं ये सारा काम करती थी। बीज बोने, फसल की देखभाल करने और उसको काटने तक का सारा काम महिलाएं संभालती थी। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। जहां जानवरों का सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजारों, झोपड़ियां काम करने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। यानी ये सारे काम अलग अलग उनके बता दिए गए हैं कि कौन क्या करता था और कौन से काम ऐसे थे जो स्त्री और पुरुष मिलकर करते थे। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी। अब नेता किनको मान लिया जाता है? इनमें कौन कौन आ सकते हैं? अनुभवी वृद्ध व्यक्ति जिनको अनुभव होता था, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं जिनको ज्ञान होता था, जो विद्वान होते थे। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था उस समय। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। आगे है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी। ये जो चीजें हैं, जमीन, जंगल, घास के मैदान या पानी, ये सारे पूरी जनजाति, कुनबा यानी पूरी जनजाति की संपत्ति मानी जाती हैं, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से अलग होते हैं। अतः अन्य समाजों के बारे में तुम बाद में पढ़ना। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये सूक्ष्म निरीक्षण यानी गहरा निरीक्षण किया गया
कि जीवन मृत्यु का वहाँ पर क्या रहस्य था, कैसे उनके रिवाज थे, कैसे क्या करते थे, कैसे संस्कार करते थे। तो मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने एक इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं उगाना और जो उगाना भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो कहाँ के थे वो, मेहरगढ़ के लोगों ने। जहाँ खुदाई में सबसे पहले सत्रों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियां मिली। इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। उनके बाद के सत्रों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली है। इससे ऐसा लगता है कि वे लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। क्या मिला है वहाँ पर, ये भी जरूरी पॉइंट है कि मेहरगढ़ में चकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि चकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, मेहरगढ़ में मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। और घरों की विशेषता क्या थी कि उनमें 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, क्योंकि कुछ कमरे संग्रह या अनाज संग्रह के काम आते थे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्व किसी जगह खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के और कौन से बाद के। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती का जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसके ऊपर उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तह निचली तह आमतौर पर सत्रों के रूप में जानी जाती हैं। आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वहाँ पर क्या साक्ष्य मिला मेहरगढ़ में कि एक कब्र में व्यक्ति के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि वो इसलिए किया होगा ताकि वहाँ पर यह मान्यता था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है और खाने पीने की, इसलिए वहाँ सामान भी रखा जाता था कब्र में और खाने का साथ में। ये घर दिखाया गया है मेहरगढ़ का घर, शायद ऐसा दिखाई देता होगा। आगे देखते हैं। दाऊजली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाऊजली हेडिंग ढूंढो। पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते। ये भी जरूरी पॉइंट है। दाऊजली हेडिंग क्या और कहाँ था। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना चाहिए। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले। कैसे उपकरण मिले हैं यहाँ पर, खरल और मूसल जैसे। कौन सी जगह है, दाऊजली हेडिंग। कहाँ पर है, पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी पर। और उपकरण मिले हैं यहाँ पर खरल और मूसल जैसे उपकरण। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। कौन सा पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर मिला है। ये कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुके हैं इसमें। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस स्थल को काष्ठाश्म यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, ये उस लकड़ी का नाम है काष्ठाश्म। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि काष्ठाश्म क्या होता है। तो अति प्राचीन लकड़ी यानी बहुत पुरानी लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर जैसी बन जाती है, के औजार और बर्तन भी यहाँ मिले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में जो उपयोगी शब्द प्रयोग है वो हैं कृषक। कृषक यानी जो किसान थे जो खेती उगाते थे। पशुपालक जो पशुओं को पालते थे। नवपाषाण युग यानी
पूरा पाषाण युग से अलग तरह के जो औजार मिले हैं उनके डिजाइन अलग थे, उन पर उन पर पॉलिश की जाती थी, तो वो माने गए हैं कि वो औजार नव पाषाण युग के, यानी नए पाषाण युग के। इसके अलावा बर्तन मिले हैं जिन पर अलंकरण किया जाता था, जिनको अनाज के संग्रह या कुछ चीज डालने के काम में लिया जाता था। जनजाति बताई कि कुछ लोग जो खेती करते थे, जो पशु पालते थे, वो एक कुनबा, एक तरह का इकट्ठे होकर रहते थे, वो लोग उसको कुनबा या जनजाति कहते थे। गांव जहाँ पर लोग किसान एक दूसरे से जुड़े रहते थे, खेती करते थे और पशुपालन का काम करते थे। घर जहाँ पर लोग रहते थे, और कब्र जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। तो इस तरह से आशा है कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे सबके। तो अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और घंटे का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। तो थैंक्स वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे।